हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि हाल ही में कई सारे गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस आ रहे हैं अभी रिलेटेड टू एसएससी सीजीएल ले लीजिए आप, और रेलवेज़ के भी आने वाले हैं। तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको करंट अफेयर से की रोल प्ले करता है। तो चलिए आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। मैं आपके लिए 6th शेड्यूल के बारे में आज डिस्कस करने आया हूँ, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, मेघालय स्टेट में वहाँ पे एक स्टूडेंट यूनियन बॉडी है जिसका नाम खासी यूनियन है। तो उन्होंने कई सारे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए वहाँ के नॉन ट्राइबल लोगों के खिलाफ। तो उनके कई सारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है और उनको मारा जा रहा है और उनके राइट्स को छीन लिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और 6th शेड्यूल इसमें क्या रोल प्ले करेगा, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर इंडियन पॉलिटी, आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछने के चांसेस है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपको इसी तरह इंटरेस्टिंग लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। तो जल्दी से जाइए, हमारे एंड्रॉयड और पेनड्राइव कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए और अपने हिसाब से आप अपना कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रिसेंटली कुछ मेंबर्स ऑफ खासी स्टूडेंट यूनियन, एक स्टूडेंट बॉडी है, उन्होंने वायलेंस करना शुरू कर दिया अगेंस्ट नॉन ट्राइबल्स। सी नॉन ट्राइबल्स इन द सेंस जो दूसरे स्टेट्स के लोग हैं जो यहाँ पे आकर रह रहे हैं मेघालय में, तो उनको ये नॉन ट्राइबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। क्योंकि अगर आप 6th शेड्यूल का डेफिनेशन पढ़ेंगे, सो इट मेनली रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिस 5 स्टेट्स। कौन से आएंगे उसमें? जो ट्राइबल एरियाज है इन स्टेट्स में, मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, राइट, जितने भी ट्राइबल एरियाज है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड इस 6th शेड्यूल को लाया गया था 1949 में। तो जितने भी ट्राइबल एरियाज को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी इंडिजिनियस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। बट जो है जैसा जैसा वक्त जाता रहा, इस एक्ट को जो है, इस शेड्यूल को मिसयूज करना शुरू कर दिया है। ये लोग चाहते हैं कि कोई आउटसाइडर ही ना हो, और इन लोगों का मेन डिमांड यही है कि इनर लाइन परमिट को भी लागू किया जाए। व्हाट इज इनर लाइन परमिट आगे हम जाकर पढ़ेंगे, और कौन से स्टेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है इनर लाइन परमिट में। तो ये जो स्टूडेंट यूनियन है ये चाहते हैं कि इनर लाइन परमिट मेघालय में भी लागू हो, क्योंकि ये इनका मानना ये है कि जो बंगालीस है ना, वेस्ट बंगाल के, ये तो सीधा डायरेक्टली बांग्लादेशी के जैसा ट्रीट करते हैं इनको, राइट। सो दिस आर द फ्यू इंस्टेंसेस के वहाँ पे जो वायलेंस चल रहे हैं। बट हाउएवर एग्जाम में आपको स्टैटिक पार्ट पूछा जाएगा कि 6th शेड्यूल क्या है, इनर लाइन परमिट क्या है, कौन से इसमें स्टेट्स आते हैं, व्हाट आर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। तो सारा कुछ हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जैसे मैंने आपको बताया, मेघालय फॉल्स अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 244 के तहत इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, राइट। तो इनर लाइन परमिट के बारे में अगर हम जाने तो इट इज नथिंग बट एक डॉक्यूमेंट दोस्तों, जो इशू किया जाता है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। अगर मेघालय है तो मेघालय की गवर्नमेंट इशू करेगी। अभी इसमें लाया नहीं गया है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आउटसाइडर को रोक सकते हैं। तो बेसिकली इनर लाइन परमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटिशर्स ने लाया था इन 1873। सो 1873 में एक एक्ट पास किया गया था, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत इस परमिट को लाया गया था। तो इनका मकसद यही था कि आउटसाइडर्स जो भी हैं, जितने भी फॉरेन कंट्रीज के जितने भी आउटसाइडर्स हैं, वो उनको आने से रोके, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे ब्रिटिशर्स का, राइट। फिर 1950 में जाकर वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया में बदल दिया गया था, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, उन लोगों की आइडेंटिटी बनाए रखती है, ओके, और उनका जो इंडिजिनियस जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उसको बरकरार रख सकते हैं। अगर इस तरह अगर ना हुआ तो कई सारे लोग वहाँ पे जाकर बस जाएंगे और ये फाइनली दे विल गो इनटू द एक्सटिंक्शन, राइट। और वहाँ का ट्रेड भी खत्म हो जाएगा, वहाँ की इकोनॉमी भी गिर जाएगी। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई एक ऐसा परमिट को लाएं कि किसी को अदर इंटर करना हो या कोई बिजनेस करना हो वहाँ पे, राइट, कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो, तो दे हैव टू टेक द परमिट, दैट इज इनर लाइन परमिट। एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ टूरिज्म के लिए अभी परमिट दिया जा रहा है, वी कैन नॉट गो इनसाइड इट। प्रेजेंटली आपको 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ रहे हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, फुल ऑफ अरुणाचल प्रदेश में अगर जाना है तो यू हैव टू टेक द ILP। मिजोरम हो गया, मणिपुर एंड नागालैंड। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कम्स अंडर द इनर लाइन परमिट। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको, और ध्यान से करिएगा दोस्तों, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उनके नाम कई लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। सो रिमेंबर, सो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, राइट। तो ये यम यम यन इस तरह आप अब्रिविएशंस के साथ भी आप याद कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट बेसिकली इनर लाइन परमिट इज नथिंग बट इट इज ए डॉक्यूमेंट। किसे इशू किया जाता है? जो नॉन नेटिव्स हो। नॉन नेटिव्स इन द सेंस, अगर आप दिल्ली से हैं या आंध्रा से हैं या कर्नाटक से हैं, तो बेसिकली यू आर नॉन नेटिव टू दिस। तो उन लोगों को अगर एंट्री चाहिए तो यू हैव टू टेक द इनर लाइन परमिट। ठीक है, ये बात तो हो गई, ये तो सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए हो गया। व्हाट अबाउट फॉरेनर्स? आपने कभी सोचा है कि फॉरेनर्स को भी लेना पड़ेगा इनर लाइन परमिट? कहीं कोई यूएस से आता है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, कोई थाईलैंड से आते हैं टूरिज्म के लिए, राइट। अगर हम इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो वी विल हैव ए लॉस इन अवर टूरिज्म इकोनॉमी, राइट। सो व्हाट अबाउट फॉरेनर्स दोस्तों, कोई आइडिया है आपको? देखिए, बेसिकली आईएलपी जो है इज वैलिड फॉर ओनली डोमेस्टिक टूरिस्ट, नॉट फॉर फॉरेन टूरिस्ट, राइट। मैं आपको एक एक स्टेट के बारे में बताता हूँ। मणिपुर की बात करें तो वहाँ पे परमिट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस आप जो भी फॉरेन टूरिस्ट है वो अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है उनके स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। मिजोरम में भी वही हालत है, वो नो परमिट इज रिक्वायर्ड बट नीड टू रजिस्टर, राइट। और नागालैंड इज ऑल्सो सेम, वहाँ पे भी अगर कोई फॉरेन टूरिज्म आ रहा है, वहाँ की जो इकोनॉमी, वहाँ की जो ट्रेडिशंस देखना चाहता है, वहाँ के कस्टम्स देखना चाहता है, नो परमिट इज रिक्वायर्ड, दे जस्ट नीड टू रजिस्टर। उनके कुछ डिटेल्स लिए जाते हैं जैसे पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह, राइट, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में हो। और मेन बात रही अरुणाचल प्रदेश की, राइट। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, एक कॉन्फ्लिक्ट स्टेट है, जहाँ पे चाइना भी क्लेम करता है अपना एरिया, इंडिया भी क्लेम करता है, राइट। वो कई सालों से चलती आ रही है। तो इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू द अरुणाचल प्रदेश, यू नीड टू हैव ए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, राइट। कोई भी टूरिस्ट ले लीजिए आप, चाहे डोमेस्टिक टूरिज्म तो वैसे ही आपको इनर लाइन परमिट लेना ही पड़ेगा, फॉरेन टूरिज्म के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ेगा। और उसे और एक नाम से भी बुलाया जाता है, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। तो बोथ आर डिफरेंट, कंफ्यूज मत होना। इनर लाइन परमिट इज डिफरेंट एंड पीएसी इज ऑल्सो डिफरेंट, राइट। तो देखिए, प्रोटेक्टेड एरियाज परमिट ये आपको फॉरेनर्स ऑर्डर एक्ट 1958 के तहत बनाया गया है, whereas ILP was made under ईस्टर्न बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। वो ब्रिटिशर्स ने ये रूल बनाकर गया था। उसके बाद फॉरेनर्स जो ऑर्डर है, अंडर फॉरेनर्स ऑर्डर 1958, इसके तहत इसको बनाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही मिलेंगे, इसमें कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये परमिट लेना पड़ता है आपको, जैसे कि हिमाचल प्रदेश ले लीजिए आप, जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर ले लीजिए आप, राइट हियर, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया आपको। तो यहाँ पे थोड़े ऐसे एरियाज हैं जो जोग्राफिकली प्रोटेक्ट किए जाते हैं, तो अगर आप उन एरियो में जाना चाहते हैं तो वी हैव टू टेक द PAP, प्रोटेक्टेड एरियाज परमिट, राइट। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में भी थोड़े अभी रिलैक्सेशंस किए हैं कि वो लेह डिस्ट्रिक्ट में कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं, वहाँ पे अभी विजिट कर सकते हैं आप। जब से आर्टिकल 370 और 35 हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट में भी थोड़ा जो प्रोटेक्टेड एरियाज परमिट है उसको भी रिड्यूस कर दिए गए हैं एरियाज में, ताकि उनकी टूरिज्म इकोनॉमी भी डेवलप हो, उनकी इकोनॉमी भी ग्रोथ हो, राइट। सो दिस आर द फ्यू एरियाज विच कम्स अंडर द PAP एंड दिस इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ILP। और फॉरेन टूरिस्ट हो या डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, दे हैव टू टेक द प्रोटेक्टेड एरियाज परमिट, राइट, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं, 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। जो ये चारों स्टेट्स में, जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इन चारों स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज है उनके रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उनकी जो स्कीम्स लाया जाएगा कोई, या उनका ग्रोथ किस तरह किया जाएगा, उनके कस्टम्स को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी जो इंडिजिनियस आइडेंटिटी है उसको किस तरह प्रोटेक्ट किया जाएगा, सारा कुछ आपको 6th शेड्यूल के तहत डिसाइड किया जाता है। एंड व्हाट अबाउट 5th शेड्यूल? कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल ये कहता है कि जितने भी ट्राइबल एरियाज है अपार्ट फ्रॉम दिस 4 स्टेट्स, इन चारों स्टेट्स को छोड़ के जितने भी ट्राइबल एरियाज है, चाहे आंध्रा में ले लीजिए आप, कर्नाटक, जितने भी हैं, उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन दैट डील्स विद द 5th शेड्यूल। एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है ताकि इन लोगों की जो है इंडिजिनस आइडेंटिटी बरकरार रखी जाए, तो इसीलिए एक 6th शेड्यूल नया लाया गया था 1949 में। तो इनका मकसद यही है कि एक सेफगार्ड्स करें इनके राइट्स को, और एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को फॉर्म किया जाता है
हर एक स्टेट में, राइट। और इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में ऐसा नहीं है कि एक ही ट्राइब आए, कई सारे आपको ट्राइब्स मिलेंगे इसमें। तो सम ग्रुप ऑफ ट्राइब्स को मिलाकर इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को बनाया जाता है। इनका बेसिकली यही मकसद रहता है कि जो भी उनका जो नेचुरल रिसोर्सेस है और जो आइडेंटिटी है उनकी, वो प्रिजर्व कर पाए वहाँ पे, राइट। वरना क्या होता है, इंक्रोचमेंट शुरू हो जाएगा, कई सारे बाहर के लोग आ जाएंगे। अभी जो मेघालय में प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये जो स्टूडेंट बॉडी जो रिवोल्यूशन कर रही है इनके खिलाफ, कि ये चाहते हैं कि ये जो आउटसाइडर से वो निकल जाए, क्योंकि ये जो बाहर से जो सोर्सेस आ रहे हैं ये वहाँ उनकी जॉब को, उनकी एम्प्लॉयमेंट को, राइट, उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो सेक्टर्स है वहाँ पे ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं। तो बेसिकली दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज टू गो इनटू दैट, राइट। हर कंपनी चाहता है कि उसको टैलेंटेड पर्सन ही हो, ओके, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम चाहिए उसको। तो बेसिकली वो देखेंगे नहीं कि भाई मेघालय है या नहीं, तो चाहते हैं कि उसका काम हो। सो दे आर रिक्रूटिंग अदर पीपल्स लाइक बंगालीज, बिहारीज। तो उसकी वजह से दे आर जॉबलेस। मेघालय के जो ट्राइबल एरियाज है दे बिकम जॉबलेस, उनके रिसोर्सेज पर ऑक्यूपाई कर दिया जा रहा है। सो दिस आर द कंसर्न्स व्हाई दे आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट दिस नॉन ट्राइबल पीपल, राइट। तो क्लियर हो गया आपको, 6th शेड्यूल डील्स विद द 4 स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके तहत आपको एडीसी बनाई जाएगी, दैट इज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट 10 है, so they will deal with this scheduled and tribal areas. So article 244 and article 244A, these are very important articles which deal with this schedule and tribal areas. So article 244 क्या बोलता है? So it deals mainly with the administration of schedule and tribal areas. और 244A it deals with the formation of autonomous districts in the area of Assam हो गया, या फिर जो भी इसके 6th शेड्यूल के अंदर आ रहे हैं उसके अंदर जो फॉर्म कर रहे हैं ना आप, अभी जब से हमने पढ़ा था ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को किस तरह से फॉर्म किया जाता है, वो आर्टिकल 244 आपको बताता है। क्लियर? तो प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एरिया एज ए शेड्यूल्ड एरिया। तो कोई भी एरिया अगर आप शेड्यूल एरिया के तहत डिक्लेयर करना चाहते हैं तो ये पावर किसके हाथ में है? सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। तो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करने के लिए प्रेसिडेंट के हाथ में पावर रहता है। सो ही कैन ऑल्टर, ही कैन ऐड, ही कैन डिमिनिश द बाउंड्री ऑफ शेड्यूल एरिया विद द कंसल्टेशन ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। कोई भी शेड्यूल एरिया को, चाहे वो असम में ले लीजिए, राइट, मेघालय में ले लीजिए, उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एरिया बढ़ाना चाहते हैं या उसको कम करना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट कैन हैव टू पास द ऑर्डर विद द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ स्टेट। उनसे मिलकर बातचीत कर डिसाइड किया जाता है, राइट। और दोनों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसमें, सेंटर और स्टेट्स का, बिकॉज टाइम टू टाइम आपको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है प्रेसिडेंट के लिए कि वहाँ का मैनेजमेंट किस तरह हो रहा है, और जो भी सेंटर्स जो पॉलिसीज लाई है नॉर्थ ईस्टर्न इन एरियाज के लिए किस तरह इंप्लीमेंट किया जा रहा है और क्या क्या मॉडिफिकेशन भी किया जा रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग स्लाइड में बताया था कि पार्लियामेंट अगर कोई बिल पास करे, सो इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट इन दिस एरियाज, तो आपको उसको इसके हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नर की असेंट लेनी पड़ेगी, तब जाकर वो इम्प्लीमेंट होता है। तो टाइम टू टाइम एनुअली रिपोर्ट भेजी जाती है प्रेसिडेंट को ओवर द थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट कि किस तरह इसको मैनेजमेंट किया जा रहा है। क्लियर? तो चलिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके मेंबर्स कितने होते हैं और क्या क्या इसका फंक्शन रहता है। तो 6th शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर ऑटोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड बेसिकली इट हैज़ 30 मेंबर्स। याद रखिए, आपको टोटल 30 मेंबर्स रहेंगे इस काउंसिल में। 4 आपको गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, राइट, और बाकी के जो 26 हैं वो आपको इलेक्शन के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। और जैसे आपने देखा होगा विलेज पंचायत, जो पंचायती राज में जिस तरह इलेक्शंस चलते हैं, उसी तरह इलेक्शंस के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। और इनकी टाइम पीरियड कितना रहता है? टर्म इनका 5 ईयर्स तक, राइट। जिस तरह नॉर्मल इलेक्शन का टाइम पीरियड रहता है, उसी तरह इनका 5 ईयर्स के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं। सो ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट मस्ट कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स। 4 लोग आपको गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और बाकी के 26 इनको इलेक्ट किया जाता है। अभी बेसिकली क्या हो गया है, ये जो दंगे चल रहे हैं, ये जो वायलेंस चल रहा है ना, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को लेकर कुछ इश्यूज बताए गए। तो पहला इशू क्या है, एक्चुअली ये जब एक्ट पास किया गया था 1949 में, तो उनका मकसद यही था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितने भी हैं जो इसके अंदर आते हैं, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनका ट्रेडिशन है, उसको प्रिजर्व कर पाए। बट
जैसा जैसा वक्त जाता रहा ये जो है इट क्रिएटेड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन नॉन ट्राइबल रेसिडेंट्स आल्सो। नॉन ट्राइबल रेसिडेंट्स के ऊपर एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो चुका है, राइट। बिकॉज देखिए नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन ऐसा नहीं है कि सडन से आकर बस गए, ये पुराने ज़माने से हिस्ट्री से ही कई लोग आकर बसते रहे, और इन लोगों के पीछे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का भी हाथ है। क्योंकि जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जब चल रही थी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो इन्होंने कई सारे बंगालीज को रिक्रूट किया था उस टाइम पे, बिकॉज दे आर एजुकेटर्स, दे आर मोर एजुकेटर्स दैन द पीपल इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था उन लोगों को, सो दे हैव टू रिक्रूट द बंगालीज, और ये आते थे यहाँ पे, उनको वहाँ पे पोस्टिंग दी जाती थी। उसके बाद वो उसी तरह रहने लगे, बंगालीस हो, बिहारीस हो, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर जब पार्टीशन हुआ तो कई सारे हिंदूज बंगालीस आपको वहाँ से निकल गए, और उसके बाद कई सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है, राइट। तो उसके वजह से थोड़े लोग वहीं पे ही बस गए, जिनको नॉन ट्राइबल्स भी कहा जाता है। इसकी वजह से क्या हुआ, राइट्स शुरू हो गए दोनों के बीच में, राइट। बेसिकली एक्ट लाया गया था दोनों के बीच में इक्वालिटी लाने के लिए, बट इट क्रिएट्स अ डिस्क्रिमिनेशन नाउ, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू जो है मल्टी सेंटर्स ऑफ पावर हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहेगी, उनके लॉज सेपरेट रहेंगे, राइट। वहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। स्टेट लेजिस्लेचर को ले लीजिए और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ले लीजिए, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। स्टेट लेजिस्लेचर एक रूल पास करता है और वो जाके मॉडिफाई कर कुछ और अप्लाई हो जाता है, राइट। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी वन ऑफ द मेन रीजन। सो दिस आर द फ्यू इश्यूज विच आर अराइजिंग ड्यू टू दिस 6th शेड्यूल, राइट। और अभी अगर इनर लाइन परमिट भी अगर लगा देंगे आप, तो टूरिज्म भी मार खाएगा वहाँ का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपको गिर जाएगी उधर। सो अभी देखते हैं गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेकर आती है और कैसा न्यूट्रल स्टैंस फॉलो करते हैं ये। सो वे एड में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो एक्ट लाया गया था बेसिकली माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो अभी मैंने बताया आपको, बट माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ये तो डोमिनेट ही हो गया स्टेट्स में पूरा। इसके वजह से जो नॉन ट्राइबल को नेगलेक्ट किया जा रहा है, उनके इश्यूज, उनके राइट्स को भी इनको नेगलेक्ट किया जा रहा है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू कम अप विथ सम सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ताकि दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे, राइट। और दोनों का कॉन्फिडेंस जीते, ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नॉन ट्राइबल्स को ही सपोर्ट कीजिए, उनके इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट कीजिए, और जो ट्राइबल्स है उनको छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। वी हैव टू विन द कॉन्फिडेंस बिटवीन देम, ओके। वी हैव टू क्रिएट वन सेंस ऑफ सिक्योरिटी, राइट। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिजिनस जो एक्टिविटीज़ को इतना प्रमोट कर दिए गए हैं कि वहाँ पे जो असेंबली सीट्स है वो 90% आपको ट्राइबल्स के लिए रिजर्व हो चुकी है, राइट। 55 आउट ऑफ 60 सीट्स इन मेघालय आर रिजर्व फॉर ट्राइबल्स। दिस इज नॉट अ फेयर कॉम्पिटिशन, राइट। अगर आप फेयर कॉम्पिटिशन कराना चाह रहे हैं तो वी हैव टू प्रोवाइड सम सीट्स टू द नॉन ट्राइबल्स ऑल्सो, राइट। वी हैव टू गिव सम इम्पोर्टेंस टू देम। इसकी वजह से क्या होगा, इनका भी फायदा होगा, कई सारे लोग आएंगे इनके पास, इनकी जो इकोनॉमी डेवलप होगी, टूरिज्म डेवलपमेंट होगा, राइट। दे विल हैव मोर फंड्स टू इंटर्न इनडायरेक्टली डेवलप देयर ओन ट्राइबल पीपल। दिस आर ऑल इंटरलिंक दोस्तों। अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ लिया ना, तो आप एग्जाम में खुद से आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, राइट। देखिए बेसिकली अगर ये नॉन ट्राइबल्स को भी प्रमोट करना शुरू कर दें, सो दे विल हैव मोर नॉन ट्राइबल्स इन देयर एरियाज, ओके, एंड देयर इकोनॉमी विल ग्रो, टूरिज्म बढ़ेगा, और वो पैसा लेके जाकर वो ट्राइबल्स पीपल के ग्रोथ के वास्ते भी यूज़ कर सकते हैं ना। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स। बट देखते हैं गवर्नमेंट ने अभी कुछ स्टेप्स लेने के लिए सोचा है, इतने सालों से रिफ्यूज़ करते आ रहे थे इनके डिमांड्स को। अभी ज़्यादा वायलेंस होने की वजह से गवर्नमेंट खुद अभी इंटरफेयर कर रही है। वी होप कि वो कुछ सेंस ऑफ सिक्योरिटी को लेकर आए दोनों के बीच में, राइट। तो ये थोड़े बहुत आपको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर भी आए थे ऐसे क्वेश्चंस, आपको मैच द फॉलोइंग में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो असम में कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ कचार हिल्स डिस्ट्रिक्ट, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, बोडोलैंड टेरिटरी, बोडोलैंड तो अक्सर न्यूज़ में रहता है। मेघालय में आपको खासी हिल्स मिलेगा, जैंतिया हिल्स है और गारो हिल्स है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में क्लब करके पूछ दिए जाएंगे, कंफ्यूज कर देंगे आपको, राइट। एंड त्रिपुरा में तो आप उसी के नाम से याद कर ले सकते हैं, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट। और मिजोरम में आपको चकमा डिस्ट्रिक्ट हो गया, मरा डिस्ट्रिक्ट एंड लाई डिस्ट्रिक्ट। So these are the few important autonomous districts which are established in these 4 states. तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और फिर मिलता हूँ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना फिर इसमें आप दोबारा से देख सकते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलिए मिलता हूँ फिर अगले लेक्चर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।